साल 1976 की एक धुंधली शाम। फिल्म सिटी का सेट। लाइटें चकाचौंध थी। कैमरा रोल होने के लिए तैयार था और सेट पर मौजूद थी वो शख्सियत जिसे हिंदुस्तान काका कहता था। लेकिन उस शाम कुछ अलग था। शक्ति सामंत, वो डायरेक्टर जिन्होंने राजेश खन्ना को आराधना और कटी पतंग जैसी ब्लॉकबस्टर देकर सुपरस्टार बनाया था, आज उनके चेहरे पर शिकन थी। फिल्म बन रही थी महबूबा, पुनर्जन्म की एक दास्तां जिसमें काका को अपनी रूह झोंक देनी थी। पर अफसोस, रूह तो कहीं आशीर्वाद बंगले के जाम में डूबी हुई थी। सीन सिंपल था, लेकिन काका के चेहरे पर वो पुराना करिश्मा नहीं दिख रहा था। एक टेक हुआ गलत, दूसरा हुआ बेजान, तीसरा हुआ बिल्कुल बेकार। शक्ति सामंत का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने टोक दिया, काका जरा फोकस करो, ये टेक ठीक नहीं है। उस वक्त राजेश खन्ना के भीतर का सुपरस्टार जाग गया। उन्होंने कैमरा देखा, फिर शक्ति दादा को, और बहुत ही गुरूर से कहा, दादा इससे अच्छा टेक इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं दे सकता। और बिना पीछे मुड़े वो अकड़ में सेट से बाहर निकल गए। शक्ति सामंत ने बस एक लंबी सांस ली और पास खड़े असिस्टेंट से वो बात कही जो आने वाले समय के लिए पत्थर की लकीर बन गई। उन्होंने कहा, राजेश खन्ना इज फिनिश्ड। काका ने ये शब्द सुने, उनकी रूह कांप गई। उन्होंने मुड़कर पूछा, दादा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शक्ति दादा ने बहुत शांति से कहा, जब एक एक्टर को लगने लगे कि उसका सबसे बुरा काम भी सबसे बेहतरीन है, तो समझो उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा, और जिसका दिमाग काम में नहीं वो कलाकार मर चुका हो। अब सवाल ये उठता है कि 1969 से 71 तक लगातार 17 गोल्डन जुबली देने वाला इंसान अचानक इतना अहंकारी कैसे हो गया? इसका जवाब छिपा है उस बंगले में जिसे आज दुनिया आशीर्वाद कहती है। राजेश खन्ना को एहसास हो चुका था कि वो अब साधारण इंसान नहीं। उन्हें लगा कि एक किंग को एक महल की ज़रूरत है। उस वक्त जुहू के पास राजेंद्र कुमार अपना बंगला डिम्पल बेच रहे थे। काका ने उसे खरीदने की ठानी, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा थी। काका के पास पैसों की कमी थी। यहीं से शुरू हुई उनके पतन की पहली सीढ़ी। उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए एक ऐसी फिल्म साइन की जिसकी कहानी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो फिल्म थी हाथी मेरे साथी। ये फिल्म एक तमिल रीमेक थी। काका को लगा कि ये फिल्म उनके क्लास की नहीं है, लेकिन बंगला चाहिए था तो समझौता करना पड़ा। काका ने अपने दोस्त सलीम खान और जावेद अख्तर को बुलाया। उन्होंने कहा, भाई ये हाथी वाली कहानी बहुत बेकार है, इसे किसी तरह ठीक कर दो ताकि फिल्म चल जाए। सलीम जावेद ने दिन रात एक कर दिए। उन्होंने कहानी में वो जान फूंकी कि फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। सलीम जावेद ने काका से सिर्फ एक चीज़ मांगी थी, क्रेडिट। वो चाहते थे कि पोस्टर पर उनका नाम बड़े अक्षरों में आए। काका ने वादा किया, पैसे भी अच्छे दिलवाए, लेकिन जब पोस्टर छपे तो सलीम जावेद का नाम गायब था। यहीं से उन दोनों लेखकों के मन में वो आग लगी जिसने आगे चलकर जंजीर और दीवार के जरिए राजेश खन्ना के साम्राज्य को राख कर दिया। आशीर्वाद खरीदने के बाद वहाँ का माहौल किसी मुगलिया दरबार जैसा हो गया। गौतम चिंतामणि की किताब में विस्तार से बताया गया है कि काका का एक खास कमरा था। वहाँ एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिस पर उनकी पसंदीदा कुर्सी रखी थी। काका वहाँ सिल्क की लुंगी पहनकर विराजमान होते थे। उनके चारों तरफ चमचों की एक ऐसी फौज थी जिनका सिर्फ एक काम था, काका की तारीफ करना। वहाँ रात भर शराब बहती थी, ताश के पत्ते चलते थे और सुबह 4 बजे तक पार्टियां होती थी। जो शख्स काका की फिल्म या एक्टिंग की थोड़ी भी आलोचना करता, उसे अगले ही पल दरबार से बाहर निकाल दिया जाता। इस माहौल ने काका को हकीकत से काट दिया। उन्हें लगने लगा कि बाहर की दुनिया भी वैसी ही है जैसा उनके चमचे बताते हैं। प्रोड्यूसर्स घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, लेकिन काका उन्हें घंटों इंतजार करवाते। यहाँ तक कि शक्ति सामंत जैसे दिग्गज निर्देशकों को भी ये कह दिया जाता था कि साहब अभी आराम कर रहे हैं, बाद में आइए। इनडिसिप्लिन उनके खून में बस चुकी थी। अहंकार अक्सर इंसान को अंधा कर देता है। 70 के दशक की शुरुआत में जब राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी थी, उसी समय एक लंबा दुबला पतला नौजवान इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था।
नाम था अमिताभ बच्चन। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में दोनों साथ आए। फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन सेट पर जो हुआ वो कोई नहीं जानता। राजेश खन्ना को लगता था कि अमिताभ उनकी चमक के सामने कुछ भी नहीं। उन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ से ठीक से बात तक नहीं की थी। काका को लगता था कि ये लड़का बस एक सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह जाएगा। लेकिन असली तल्खी शुरू हुई फिल्म बावर्ची के सेट पर। उस वक्त अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अमिताभ अक्सर जया से मिलने बावर्ची के सेट पर चले जाया करते थे। राजेश खन्ना को ये बात इतनी चुभी कि उन्होंने सबके सामने अमिताभ को मनहूस कह दिया। उन्होंने क्रू से कहा, इस मनहूस को मेरे सेट पर मत आने दो। जया बच्चन, जो खुद उस वक्त बड़ी स्टार थी, ये अपमान नहीं सह सकी। उन्होंने राजेश खन्ना की आंखों में झांककर वो ऐतिहासिक बात कही जिसने काका की रूह कपा दी। उन्होंने कहा था, एक ज़माना आएगा जब दुनिया देखेगी कि ये लड़का कहाँ खड़ा है और तुम कहाँ। उस वक्त काका सिर्फ हंसे थे, लेकिन ये हंसी बहुत जल्द आंसुओं में बदलने वाली थी। साल 1973 एक बार फिर ऋषिकेश मुखर्जी ने इन दो दिग्गजों को साथ खड़ा किया। फिल्म थी नमक हराम। राजेश खन्ना को अपनी लोकप्रियता पर इतना यकीन था कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव करवा दिया। उन्हें लगा कि अगर वो फिल्म के अंत में मरेंगे तो ऑडियंस की सारी सिंपैथी उन्हें मिलेगी, जैसा आनंद में हुआ था। लेकिन स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने अमिताभ के किरदार विकी में वो एंग्री यंग मैन वाला गुस्सा भर दिया जिसे उस दौर का युवा वर्ग अपनी आवाज़ मान रहा था। जब ये फिल्म का ट्रायल हुआ तो अंधेरे कमरे में राजेश खन्ना के साथ उनके कुछ खास दोस्त बैठे थे। जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई, तालियां अमिताभ के लिए बजी। राजेश खन्ना सन्न रह गए। वो चुपचाप उठे, अपने घर आशीर्वाद गए और शराब का गिलास हाथ में लेकर अपने करीबी दोस्त से बोले, आज मेरा वक्त ख़त्म हो गया। आज मैंने अपना उत्तराधिकारी देख लिया है। ये एक सुपरस्टार का अपनी हार का पहला आधिकारिक कबूलनामा था। जब इंसान का स्टारडम हाथ से फिसलता है तो वो अक्सर हिंसक हो जाता है। यही हुआ फिल्म आपकी कसम के सेट पर। फिल्म में संजीव कुमार थे, यानी वो शख्स जिसे एक्टिंग की यूनिवर्सिटी कहा जाता था। राजेश खन्ना को डर सताने लगा कि संजीव कुमार उन्हें हर सीन में छोटा दिखा रहे हैं। उनकी इनसिक्योरिटी इस कदर बढ़ गई कि एक सीन के दौरान उन्होंने आपा खो दिया और संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये उस छटपटाहट का नतीजा था जो काका महसूस कर रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि उनका सिंहासन डोल रहा है। लोग अब चार्मिंग काका से ज़्यादा परफॉर्मर संजीव कुमार और एंग्री अमिताभ की बातें कर रहे हैं। राजेश खन्ना के पतन की कहानी अधूरी है अगर हम सलीम जावेद के उस बदले की बात न करें। आपको याद होगा, हाथी मेरे साथी के वक्त काका ने उन्हें पोस्टर पर क्रेडिट नहीं दिया था। सलीम जावेद इस अपमान को भूले नहीं थे। जब यश चोपड़ा फिल्म दीवार बना रहे थे तो उनकी पहली पसंद राजेश खन्ना थे, लेकिन सलीम जावेद ने अपनी कलम अड़ा दी। उन्होंने साफ कह दिया, अगर फिल्म में राजेश खन्ना होंगे तो हम अपनी लिखी स्क्रिप्ट वापस ले लेंगे। ये फिल्म सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए है। यश चोपड़ा को झुकना पड़ा। दीवार ब्लॉकबस्टर हुई और उसने राजेश खन्ना के रोमांटिक हीरो वाले दौर को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अक्सर कहा जाता है कि घर की रौनक उसके रहने वालों से होती है, लेकिन आशीर्वाद की रौनक अब सिर्फ शाम ढलने के बाद शुरू होती थी। बंगले के गराज को एक आलीशान बार में बदल दिया गया था। यहाँ की महफिलें अब सिर्फ जश्न के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के करियर की गॉसिप और षड्यंत्रों के लिए मशहूर हो रही थी। इसी दौरान उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार आने लगी। डिम्पल कपाड़िया, जो उनसे उम्र में बहुत छोटी थी, इस दरबारी संस्कृति में घुटने लगी थी। काका चाहते थे कि डिम्पल सिर्फ एक शो पीस बनकर रहे, लेकिन डिम्पल एक स्वतंत्र कलाकार थी। जब आशीर्वाद में रात भर चमचों का जमावड़ा रहने लगा तो डिम्पल और बच्चों ने वहाँ से दूरी बनाना बेहतर समझा। काका अब अपने ही महल में अकेले पड़ गए थे। उनके पास सिर्फ वो लोग बचे थे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। गौतम चिंतामणि ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे राजेश खन्ना घंटों अपने अकेलेपन को शराब में डुबोते रहते थे और दीवारों पर अपनी ही पुरानी फिल्मों के पोस्टर देखकर खुद से बातें करते थे। 90 के दशक की शुरुआत में जब फिल्मों से बुलावा आना बंद हो गया तो काका ने एक नई पारी शुरू करने की सोची, सियासत। 1991 का वो साल था
जब अमिताभ बच्चन राजनीति से किनारा कर चुके थे। राजीव गांधी को दिल्ली की नई दिल्ली सीट के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो भाजपा के नेता एल.के. आडवाणी को टक्कर दे सके। काका को लगा कि यही मौका है फिर से सुपरस्टार कहलाने का। वो दिल्ली आए, वही सफ़ेद सफारी सूट, वही आंखों का खास इशारा। लोगों की भीड़ उमड़ी, पर यह भीड़ फिल्म देखने वाली नहीं, वोट देने वाली थी। चुनाव प्रचार के दौरान राजेश खन्ना ने पूरी ताकत झोंक दी। सोनिया गांधी और राजीव गांधी खुद उनके लिए मैदान में उतरे। चुनाव का दिन आया। काका बेहद उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि वो अब दिल्ली के सुल्तान बनेंगे। लेकिन चुनाव के ठीक अगले ही दिन एक ऐसी खबर आई जिसने देश के साथ साथ राजेश खन्ना के भविष्य को भी हिला दिया। चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। काका का सबसे बड़ा राजनीतिक सहारा छीन चुका था। राजेश खन्ना वो चुनाव एल.के. आडवाणी से मामूली अंतर से हार गए। लेकिन बाद में जब आडवाणी ने वो सीट छोड़ दी तो उपचुनाव में राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर संसद का रास्ता तय किया। काका अब माननीय सांसद बन चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि राजीव गांधी की करीबी होने के नाते उन्हें कैबिनेट में कोई बड़ी मिनिस्ट्री मिलेगी। वो अक्सर अपने घर पर स्पीचेस तैयार करते थे। उन्हें लगता था कि पी.वी. नरसिम्हा राव का फ़ोन आएगा, लेकिन राजनीति फिल्मों से ज़्यादा क्रूर निकली। नरसिम्हा राव ने राजीव गांधी के करीबियों को साइडलाइन करना शुरू किया और उस लिस्ट में राजेश खन्ना का नाम सबसे ऊपर था। संसद में काका एक मूक दर्शक बनकर रह गए। वो वहाँ भी वही सुपरस्टार वाली अकड़ लेकर चलते थे जो सांसदों को पसंद नहीं आई। 5 साल बीत गए, न फिल्में रही न मंत्रालय मिला। काका फिर से मुंबई लौट आए, लेकिन इस बार आशीर्वाद और भी वीरान लग रहा था। 1999 में एक आखिरी कोशिश हुई। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने काका को अक्षय खन्ना के पिता के रोल के लिए साइन किया। राज कपूर ने सालों पहले वादा किया था कि वो राजेश खन्ना के साथ फिल्म बनाएंगे, लेकिन परिवार के विरोध के कारण नहीं बन पाए। ऋषि कपूर ने उस वादे को निभाने की कोशिश की। सेट पर सब कुछ था, लेकिन वो राजेश खन्ना का मैजिक गायब था। काका अब लाइंस भूलने लगे थे। उनके चेहरे की वो चमक जा चुकी थी। फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने कुछ छोटे मोटे टीवी सीरियल किए और बी ग्रेड फिल्में भी की, लेकिन लोग उन्हें सुपरस्टार की तरह नहीं बल्कि एक बीते हुए कल की तरह देखने लगे थे। 2000 के दशक की शुरुआत तक आते आते राजेश खन्ना एक मिथक बन चुके थे। लोग जानते थे कि वो आशीर्वाद के अंदर है, लेकिन वो बाहर कम ही निकलते थे। वो दौर आ गया था जब उनके साथ चलने वाले चमचे भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे, क्योंकि अब न तो फिल्में थी न पार्टी देने की वैसी हैसियत। गौतम चिंतामणि अपनी किताब में एक बेहद मार्मिक बात लिखते हैं। काका अक्सर शाम को अपने उस मशहूर गराज बार में अकेले बैठते थे। वहाँ अब महफिलें नहीं सजती थी, बस पुराने गानों का एक टेप रिकॉर्डर चलता था। वो अपनी ही फिल्मों के गानों सुनकर कभी मुस्कुराते थे तो कभी फूट फूट कर रो पड़ते थे। जो इंसान कभी लाखों की भीड़ से घिरा रहता था, आज उसे अपना ही साया डराने लगा था। इसी बीच उन्होंने छोटे पर्दे का रूप किया। 1-2 धारावाहिक किए, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो बस वक्त काट रहे थे। अक्सर लोग उनके घर के बाहर खड़े होकर आशीर्वाद के नेम प्लेट के साथ फ़ोटो खिंचवाते, पर अंदर बैठा सुपरस्टार खिड़की के पीछे से ही सब देख रहा था और शायद यही सोचता था कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। साल 2012 अचानक खबर आई कि राजेश खन्ना एक विज्ञापन में नज़र आने वाले हैं। डायरेक्टर आर बाल्की, जिन्होंने चीनी कम और पा जैसी फिल्में बनाई थी, उन्होंने काका को एक पंखे के विज्ञापन के लिए साइन किया। जब विज्ञापन रिलीज़ हुआ तो पूरे देश में बहस छिड़ गई। विज्ञापन में राजेश खन्ना एक खाली स्टेडियम में खड़े होकर अपने फैंस की बात करते हैं, जबकि कैमरा पंखों की तरफ घूम जाता है। उनके चाहने वाले नाराज़ थे। उन्हें लगा कि उनके सुपरस्टार का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। आर बाल्की ने बाद में बताया कि काका बहुत बीमार थे, उनके शरीर में जान नहीं बची थी, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ उनकी आंखों में वही पुरानी चमक आ गई। उन्होंने खुद कहा था, मुझे करने दो ये, लोग जो कहना चाहते हैं कहे, पर मैं आज भी सुपरस्टार हूँ। उन्होंने उस विज्ञापन के ज़रिए अपनी गिरती सेहत
और अपने ढलते सूरज को खुद ही स्वीकार कर लिया था। 18 जुलाई 2012 आखिरकार वो दिन आया जब भारतीय सिनेमा का सबसे चमकीला सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। कैंसर ने उनके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन उनकी रूह अभी भी वही सुपरस्टार वाली थी। उनके अंतिम संस्कार में फिर से वही भीड़ उमड़ी जिसे उन्होंने 70 के दशक में देखा था। ऐसा लगा मानो पूरा देश अपने काका को आखिरी विदाई देने सड़क पर उतर आया हो। अक्षय कुमार ने बाद में एक इंटरव्यू में बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मैंने अपने ससुर राजेश खन्ना को बहुत करीब से देखा। उन्होंने जो गलतियां की, मैंने उनसे सीखा कि मुझे क्या नहीं करना है। अक्षय ने साफ किया कि काका की सबसे बड़ी दुश्मनी उनकी सफलता ही बनी। वो अनुशासनहीनता, वो वक्त की कदर न करना और वो अहंकार, इन सब ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। राजेश खन्ना की कहानी सिर्फ एक एक्टर के बर्बाद होने की कहानी नहीं है। यह एक सबक है कि सफलता को कैसे संभाला जाए। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी जब हम पुष्पा आई हेट टीयर्स सुनते हैं या चिंगारी कोई भड़के की धुन बजती है, तो हमें वही राजेश खन्ना याद आते हैं। वही झुकी हुई गर्दन, वही आंखों का इशारा और वही जादुई मुस्कुराहट। शक्ति सामंत ने भले ही काका को कहा हो, राजेश खन्ना इज़ फिनिश्ड, लेकिन एक कलाकार कभी ख़त्म नहीं होता। वो अपनी फिल्मों में, अपने गानों में और अपने चाहने वालों की यादों में हमेशा जिंदा रहता है। बॉलीवुड के इतिहास में कई स्टार्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन सुपरस्टार शब्द का असली मालिक हमेशा एक ही रहेगा, जतिन खन्ना उर्फ राजेश खन्ना। दोस्तों, राजेश खन्ना की ये दास्तां हमें सिखाती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज अर्श पर है वो कल फर्श पर भी हो सकता है। आपको काका की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, या कौन सी बात है जो आपको दुख होता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको बॉलीवुड इतिहास की ये डिटेल रिसर्च और कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।